So now come to the paragraph accountability. So dear students, accountability यहाँ पे जो इसका मतलब है जवाबदेही, तो accountability is a vital components of self management. तो देखा जाए तो जो accountability है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्व प्रबंधन की एक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है उसका. Accountability and responsibility are interrelated to each other. मतलब अकाउंटेबिलिटी एक तरह से इसको बोला जाता है जवाबदेही, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. क्लियर स्टूडेंट? बट दे डोंट मीन द सेम थिंग. लेकिन हम इन दोनों को सेम नहीं कर सकते हैं. द मेन डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शेयर्ड. तो इस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं या किसी को हम दे सकते हैं. बट अकाउंटेबिलिटी इज पर्सनल, मतलब अकाउंट जवाबदेही अपनी खुद की होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टास्क मे बी असाइन यू टू समवन एल्स लाइक अ टीचर और पेरेंट्स, बट बीइंग अकाउंटेबल मीन्स बीइंग answerable फॉर योर एक्शन. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो टास्क है जिसको आप किसी को भी दूसरे को भी असाइन कर सकते हैं, या तो टीचर या तो पेरेंट्स को. बट जवाबदेही जो है जिसके सामने आप अपने एक्शन, अपने बारे में या अपने कार्य के बारे में आपको खुद जवाब देना पड़ता है. क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज़ द माइंडसेट वेयर अ पर्सन इज expected to take ownership of his action and not to blame other people or event for delays, failures and incompletion. So dear students, देखा जाए तो जो भी पर्सन यहाँ पे उसको बोला जा रहा है, जो माइंडसेट अपना एक बन चुका है एक तरह से, तो जो भी उस एक्शन के बारे में जो भी जिम्मेदारी लेता है तो वो दूसरों पे ब्लेम न कर सके. ब्लेम करने वाला इवेंट या कुछ डिले का प्रॉब्लम बताते हैं, या कोई चीज़ें जो होती हैं इनकम्प्लीट रह गई, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है न लेने के लिए बोला जाता है. लेकिन यहाँ पे जो ओनरशिप लेने की बात है कि उस कार्य के प्रति आपको जिम्मेदारी लेनी है, तो अकाउंटेबिलिटी डेवलप द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखा जाए अकाउंटेबिलिटी जो है आपकी है जवाबदेही, उसके लिए क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इसमें है अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है किसी कार्य को जो है उसको टाल मटोल करना या उसको ना करना, तो उसको हम लोग छोड़ें, अवॉइड करें. क्लियर स्टूडेंट? तो प्रोकास्टिनेशन यहाँ पे बोला जाता है लापरवाही एक तरह से. क्लियर? प्रोकास्टिनेशन इज डिफाइंड एज द अवॉइडेंस ऑफ डूइंग अ टास्क दैट नीड टू बी अकम्प्लिश्ड. तो इसको ये बोला जा सकता है कि किसी कार्य को अगर पूरा करने से बचना हो, बचने के लिए इस चीज़ को जो है यहाँ पे यूज किया जाता है. तो मतलब किसी कार्य को उसको न करना पड़े, या उससे हम थोड़ा सा अक्सर स्टूडेंट्स में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को लेकर टाल मटोल करते हैं या सारी चीज़ें बताते हैं कि मुझे ये ना करना पड़े. क्लियर स्टूडेंट? तो इस टाइप की जो एक्शन है वो आपका इसमें आता है. तो प्रोकास्टिनेशन इज चूजिंग अ डिफरेंट, यूजुअली लेस इम्पोर्टेंट एंड एंजॉयबल टास्क. तो ये जो आपका प्रोकास्टिनेशन है ये क्या करता है कि इसकी वजह से जो आपके इम्पोर्टेंट टास्क हैं, जो आपके जो है इम्पोर्टेंट टास्क हैं उसको क्या करेगा, जो मेन आपके पॉइंट है उसको हटा देगा, और जिस चीज़ को नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें जो है आपको इंजॉयबल टास्क जो आप आसानी से कर सकते हो उसको पहले करने के लिए प्रेज करेगा, और जो डिफ़िकल्ट टास्क है उसको अनप्लीजेंट मतलब उसको क्या करेगा, एक तरह से हटाने की कोशिश करेगा कि उसको हम बाद में कर लेंगे या टाल मटोल करेगा. क्लियर? तो इस टाइप के एक्शंस को हमको करने पड़ते हैं. तो हाउएवर प्रोकास्टिनेशन नॉट ओनली रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो देखा जाए तो जो टाल मटोल है ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो रिजल्ट आएगा तो वो लॉस का ही आएगा, बट इट ऑल्सो ऑफन रिजल्ट्स इन गिल्ट एंड लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो इसमें जो है एक तरह से उसका जो रिजल्ट आता है इससे आप अपना मोरल या सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सारी चीज़ें भी लॉस करते हैं. तो यू कैन नॉट एडप्ट
adopt the following strategy to avoid procrastination. You can adopt, आप adopt कर सकते हैं strategy इसको अवॉइड करने के लिए। तो क्या क्या कर सकते हैं? Acknowledge that you are procrastination। तो यहाँ पे प्रोकास्टिनेशन के लिए पहली बात की आपको ज़रूरी होगी कि स्वीकृति, कि पहले तो आप ये स्वीकारें कि हमको एक ये चीज़ करना है। द मेरे एक्नॉलेजमेंट हेल्प इन कर्बिंग इट, मतलब ये एक्नॉलेजमेंट जो है आपको जो है प्रोकास्टिंग करने से या टाल मटोल करने से उसको रोकने में हेल्प करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ refers to your to-do list and remind yourself of a bigger goal। तो ये देखा जाए कि ये बार बार क्या करता है, रिमाइंड आपको रेफर्स करता है, रिमाइंड दिलाता है कि आपका जो है क्या है, आपका जो बड़ा लक्ष्य है उसके बारे में आप क्या करिए, सोचिए। इट इज एडवाइजेबल टू कीप योर टू डू लिस्ट डिस्प्ले वेयर यू कैन सी इट एंड ऑफन। तो अक्सर ये एडवाइस दी जाती है कि आप जो है जो अपनी सूची या जो भी आपने लिस्ट अपना जो है बनाया है उसको आप देखें और उसके बारे में अक्सर सोचते रहें या उसको अपने पास रखें, जिससे आप क्या करेंगे, आपको याद रहेगा कि आपको ये बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है। क्लियर? तो इससे आप प्रोकास्टिनेशन से बच सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? रेफर, नेक्स्ट पॉइंट है रेफर टू योर टू डू लिस्ट ऑफन, प्रॉमिस टू रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टास्क। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने लिस्ट बनाया है उसको आप अक्सर अपना देखते रहें और टास्क पूरा होने के बाद अपने आप को क्या करें, ये बोलें कि टास्क पूरा होने के बाद अपने आप को आप रिवॉर्ड देंगे या प्राइज देंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से माइंड में सेट किए रहें। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है मेक इट अ हैबिट ऑफ शेड्यूलिंग, मेक इट अ हैबिट ऑफ शेड्यूलिंग योर मोर लेबोरियस टास्क बिफोर मोर enjoyable टास्क। मतलब आप पहले अपने हैबिट में ये डाल लीजिए जो शेड्यूल करना है, जिसमें आपको ज़्यादा एफोर्ट करना है जिस वर्क में, तो पहले उस टास्क को पहले प्रेफर करिए और देन आफ्टर इंजॉयबल वाला जो टास्क है आपका जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सो डैट यू कैन कंप्लीट देन बिफोर योर एनर्जी लेवल गोज डाउन इन अ डे। तो इससे ये होगा कि आपकी एनर्जी लॉस, ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगी और आपका टास्क भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में। तो उसके हिसाब से आप वर्क करिए। ऑल्सो द अट्रैक्शन ऑफ डूइंग enjoyable एक्टिविटीज विल मोटिवेट यू टू फिनिश द डिफिकल्टी टास्क इन टाइम। तो इससे एक चीज़ और भी आपका होगा, आप आसानी से अपना एंजॉय करते हुए अपने एक्टिविटीज़ को पूरा करेंगे और इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप डिफिकल्ट टास्क को भी टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ, एडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। मतलब जो एडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एटीट्यूड है, मतलब समस्या सुलझाने का रवैया, उसको देखते हैं। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अ मस्ट इन एवरी एरिया इन लाइफ। मतलब प्रॉब्लम जो है सारे इसकी ऐसा लाइफ में सभी एरिया, एक तरह से बोला है तो लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है एटीट्यूड होना भी चाहिए और रवैया भी होना चाहिए कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्पाइट ऑल द प्लानिंग यू में फेस हार्डशिप, ऑब्स्ट्रक्शन, डिले एंड फेलियर्स इन योर लाइफ। तो इसके बदले में ये देखा जाए कि इसके लिए आप क्या क्या प्लानिंग बनाते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, कुछ विलम्ब भी होता है या असफलताएं भी मिलती हैं आपके लाइफ में। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि कोई भी अगर कठिनाई आ रही हो तो उस समस्या को हम कैसे सुलझाएं, इसके बारे में हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? When such a hardness occur, it is natural for people to get into a problem-centered mindset। अगर देखा जाए कि लोगों के सामने अगर एक समस्या आ जाती है, अक्सर समस्याएं आ जाती हैं, तो उनकी जो एक तरह से मानसिक चीज़ें हैं, तो उनके अंदर एक मानसिक भावनाएं या समस्या का जो मानसिक चीज़ें हैं, मानसिक केंद्रित जो है समस्या केंद्रित मानसिकता,
वो चीज़ अपने आप आना स्वाभाविक है, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो पीपल ट्राई टू फाइंड द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड ब्लेम अदर पीपल और इवेंट फॉर द डिले और फेल्योर। तो इस पे क्या करते हैं लोग, हमेशा ट्राई करते हैं, उसका सोर्स फाइंड आउट करते हैं उस प्रॉब्लम का, कि पीपल ट्राई टू फाइंड द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसका एक ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम आई कहाँ से, एंड देखा जाए तो ब्लेम भी करते हैं दूसरे पीपल को या उस इवेंट के लिए जिसकी वजह से वो डिले हुए या फेल हुआ। तो इस सब चीज़ों के लिए दूसरे पीपल पे जो है क्या करते हैं, ब्लेम डालते हैं। However, problem-centered mindset does not help to achieve anything. हालांकि समस्या जो आ चुकी रहती है या जो समस्या केंद्रित मानसिकता है, उससे कुछ भी हासिल करने में मदद नहीं करती है। वो कुछ भी हासिल करने में क्या करती है, मदद नहीं करती है। तो ऑन द अदर हैंड अ सॉल्यूशन सेंटर्ड एटीट्यूड, तो हमको एक ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लम सेंटर्ड था, उसकी जगह पे हमको क्या यूज करना चाहिए, सॉल्यूशन सेंटर्ड, मतलब समस्या का समाधान किस तरह से किया जाए। तो ये सॉल्यूशन सेंटर्ड एटीट्यूड हेल्प है, ये क्या करता है कि वांट टू फोकस ऑन द पॉसिबल सॉल्यूशन, वो खोजता है, वो ये चीज़ देखता है कि इस समस्या का पे जो आई है इसको मदद करने के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं। क्लियर, विच नॉट ओनली लिफ्ट द spirit but also resolve the problem and help you to move towards success। तो यह न केवल आपके आत्मा को ऊपर उठाता है, देखा जाए तो जो समस्या के संभव समाधान पे ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि मतलब जो सिचुएशन हमारे सामने आई है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो भी चीज़ें बढ़ेंगी, और बल्कि इससे समस्या का समाधान भी करता है और आपको सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, मैनेजिंग योर ओन इमोशंस, मतलब अपनी भावनाओं को आप कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो इमोशंस ऑलवेज गेट इन द वे ऑफ रेशनल इंस्पिरेशन ऑफ अ सिचुएशन। तो देखा जाए तो भावनाओं को हमेशा किसी स्थिति की यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि स्थिति की तर्क संगत में व्याख्या के रूप में मिलता है। लेकिन ये जो इमोशंस होते हैं ये आपके एक तरह से आप मानसिकता पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या उस समय के लिए सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स, दे यूजुअली प्रिवेंट अस फ्रॉम वर्किंग टुवर्ड्स द बेस्ट और मोस्ट कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन। और देखा जाए तो वे आम तौर पर हमें सबसे अच्छा या सबसे रचनात्मक समाधान के दिशा में काम करने से रोकते हैं। तो इमोशन हमारा जो होता है इसकी वजह से हम क्या होते हैं कि जो हमको करना चाहिए वो हमारे रास्ते से हटा के हम दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। हमको सोचने के लिए वो क्या करता है, दूसरे चीज़ों पे मजबूर कर देता है। तो ऑफन पीपल आइदर ओवर एक्सप्रेस देयर फीलिंग, तो इससे क्या होता है कि अक्सर लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं अत्यधिक, या तो एक्सेसिव एंगर हो या अत्यधिक क्रोध में हो, या आपको बोला जाए तो पैसिवनेस हो सकते हैं या निष्क्रिय हो सकते हैं। एक तरह से बोला जाए तो आर सप्रेस देयर फीलिंग टू क्रॉप विद द सिचुएशन, मतलब या ये भी हो सकता है या स्थिति से निपटने के लिए अपनी भावनाओं को दबाते हों या उस पर फोकस ना करते हों। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाउएवर डिफरेंट circumstances require different emotional reaction and expression। तो हो सकता है हालांकि अलग जो इसका देखा जाए तो अलग जो और परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग जो परिस्थितियां हो सकती हैं, तो परिस्थितियों के लिए जो अलग अलग भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं वो एक तरह से अभिव्यक्ति की, मतलब एक तरह से इमोशनल जो आपका एक्सप्रेशन है इसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऑल्दो इट इज़ एसेंशियल टू अलाउ योर सेल्फ टू एक्सपीरियंस एंड एक्नॉलेज योर इमोशन, यद्यपि अपने आप को भावनाओं को अनुभव करने और
स्वीकार करने की अनुमति देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ता है कि आप अपनी भावनाओं से क्या-क्या सीख सकते हैं, उससे क्या अनुभव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको एक एक मौका अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इमोशंस होते हैं, ये आपको या तो पॉजिटिव एरिया में लेके जाएँगे या तो नेगेटिव एरिया में। लेकिन हमेशा हमको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? It is even more important not to act on your emotion instantly. मतलब यह और भी महत्वपूर्ण है कि अपनी भावनाओं पर तुरंत कार्य न करें। ये भी हो सकता है कि उस समय अगर आप सडन चीज़ें आती हैं आपके सामने, कोई प्रॉब्लम्स अगर होता है, तो आप ऐसा नहीं कि भावनाओं में आके तुरंत कोई एक्शन वर्क करें। पहले उसके बारे में सोचें, थोड़ा सा सोचें कि जो है हम इसके और क्या रास्ते हो सकते हैं। देन give your give yourself time to regain your composure before you act. तो कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को एक बार थोड़ा सा समय दें, सोचें कि हम इस पे और भी क्या कर सकते हैं। इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट नॉट टू एक्ट योर इमोशन, although emotion may seem like a natural and uncontrollable phenomenon. मतलब एक तरह से इसको बोला जाए कि यदि देखते हैं तो इमोशन हमारा जो है एक तरह से नेचुरल होता है, जिस पे हमारा कोई भी घटनाओं पे इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। However, you can apply reason to change how you feel in a situation. तो देखा जाए तो इसको किसी भी इसका एक अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रीजन में आप उसको किसी भी सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं, एंड देयर बाय मैनेज योर एक्शन एंड रिएक्शन इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो इमोशंस पे अपने एक्शन और एक तरह से देखा जाए तो रिएक्शन पे उसको चेंज करके या उसको चैलेंज करते हुए किसी भी सिचुएशन को हम अपने आप को, भावनाओं को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ मूव योर नेक्स्ट पेज। टू अप्लाई रीजन आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चन। तो आप क्या क्या इसमें एक तरह से देखा जाए तो आप क्या क्या अपने से पूछ सकते हैं अपने आप से, कौन सा क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, तो इससे आपका जो है इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है इसमें, व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि इन परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन जो है, डज दिस रिएक्शन हेल्प इन फिक्सिंग द प्रॉब्लम। क्या यह क्रिया, जो समस्या है, जो मैं कोई एक्शन लेने जा रहा हूँ, क्या इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट, हाउ विल मैनी हाउ विल माई एक्शन इफेक्ट मी और एंड अदर पीपल। जो मैं जो एक्शन लेने जा रहा हूँ, ये कितना मुझे इफेक्ट करेगा या दूसरे को ये कितना इफेक्ट करेगा, इसके बारे में भी सोचना है। हाउ विल इट इफेक्ट माई बिगर एंड लॉन्ग टर्म गोल। ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को, जो हमारा जो लक्ष्य हमने बना रखा था, ये मेरे लक्ष्य को कितना इफेक्ट करेगा, ये भी सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव एक्शन आई कैन टेक दैट विल एक्चुअली हेल्प बेटर दिस सिचुएशन। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो उस समय आप जो एक्शन लेने जा रहे हैं, उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव एक्शन भी है क्या, जिसको लेने से इस सिचुएशन में अच्छी तरह से मदद मिल सकती हो। तो उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। कैन आई टॉक टू समवन हु कैन गाइड मी और हेल्प मी थ्रू दिस प्रॉब्लम। या कोई हमको अगर इस सिचुएशन के बारे में हमको क्या करे, गाइड करे, या उससे हमको मदद मिल जाए कि इस चीज़ों से हम कैसे इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट जो थे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर रीड करिए, सोचिए। नेक्स्ट, कोपिंग विद डिस्ट्रेस। एक तरह से देखा जाए तो इसको बोला जाता है कि संकट से सामना। ये सब चीज़ें अचानक अगर ऐसी कुछ होती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, तो उससे आप क्या करेंगे। अनफोर्सीन एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट लाइक इलनेस। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण एंड दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, लाइक इलनेस मतलब बीमारी, इंजरीज, डेथ इन द फैमिली, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो या कोई समवन ट्रेजिडी
अगर हैपन हो गई आपके लाइफ में, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना है। इट में हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। तो इन सारी घटनाओं से इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जो भावनात्मक सोच है या आपके शारीरिक चीज़ों पे। क्लियर स्टूडेंट? तो find a suitable coping mechanism in such circumstances, like surrounded yourself people who can provide you with the required emotional and practical supports. Count your blessing in life. तो इस सिचुएशन में आपको सुटेबल सर्कमटेंसेस खोजने चाहिए, जो कि आपके आसपास में या कोई पर्सन हो जो आपको इसमें मदद करे, जो चीज़ें आपको इसमें मिल सकें, जो आपको इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट की जगह पे आपको इसको मैनेज कर सके या आपके लाइफ में ब्लेसिंग दे सके। तो ऐसे पर्सन से आपको उसमें मदद लेनी चाहिए। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विथ प्लीजेंट थिंग एंड indulge yourself in and physical activities or draw attention to other experiences to pull yourself out from a distressing situation। तो देखा जाए तो अपने आप को जो है इसमें जो है अपने आप को किसी शारीरिक गतिविधि में शामिल कर लेना चाहिए, या दूसरे को ये भी बोल सकते हैं कि निराशाजनक स्थिति से बाहर निकालने पर अनुभव पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, या उसको इस परिस्थिति से कैसे निकाला जाए इस पे वर्क करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट का हमारा जो सकारात्मक परिणाम हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में देखना है। सेल्फ मैनेजमेंट इज एन essential skill for everyone as it teaches you to be productive no matter what the circumstances are। तो देखा जाए तो सेल्फ मैनेजमेंट जो होता है एक आवश्यक स्किल है, या इसको बोल सकते हैं एसेंशियल स्किल है, जिससे चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, या एक तरह से टीचर्स के रूप में देखा जाए तो टीचर उसको प्रोडक्टिविटी मतलब उसको कितना उसको इफोर्ट देना होगा, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं या जान सकते हैं। सो एज वी ग्रो द डिमांड ऑन योर on our time and effort increases from all aspect of our life। तो जैसे जैसे हम अपने समय पर एक तरह से यहाँ पे डिमांड होता है, तो डिमांड को बढ़ाते हैं हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर, एक तरह से इसका क्या होता है प्रयास बढ़ता चला जाता है, या एक तरह से इसमें देखा जाए तो जैसे हमारे डिमांड्स ग्रो करेंगे उसके हिसाब से हमारे जो इंक्रीज इफोर्ट हमारे प्रयास हैं वो लाइफ में क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर पाने के लिए इच्छा कर रहे हैं या उसमें हम ज़्यादा आगे जाएंगे तो हमको ज़्यादा इफोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? दिस पुल फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन ब्रिंग एक्सेसिव स्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन इन आवर माइंड। सभी दिशाओं से ये हो सकता है कि ऑल द डायरेक्शंस आपको क्या करें, दिमाग में आपके तनाव भी लगता हो, या बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं आपके माइंड में जो आपको जो है परेशान कर सकते हैं इस परिस्थिति में। तो सेल्फ मैनेजमेंट अलाउ अस टू सेट अप आवर प्रायोरिटीज एंड एलोकेट टाइम रिसोर्स एंड एफोर्ट फॉर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस दैट वी हैव सेट। तो सेल्फ मैनेजमेंट हमको क्या अलाउ करता है कि आप पहले अपनी जो प्रायोरिटीज है उसको सेट करिए, उसके लिए टाइम अलॉट करिए, उसके बाद आपको क्या करेगा इफ रिसोर्स एंड एफोर्ट ऑफ एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, आपको जैसे एफोर्ट और एक्टिविटीज चाहिए वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएगा। Therefore, it helps us to avoid unnecessary confusion, delays and stress of pending tasks। तो ये आपको क्या करता है, इसके आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है कि आप किसी फालतू कन्फ्यूजन में ना पड़े जिसका कोई मतलब ना हो, तो या उससे कोई डिले हो, वो सारी चीज़ें, या कोई आपका जो है कोई पेंडिंग टास्क हो जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, इस सब चीज़ों पे आपको क्या करे वो मदद करता है। एंड गिल्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अटेंड द इम्पोर्टेंट इशूज, या कोई आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क था जिस पर आप अटेंड नहीं हो पाए, पहुंच नहीं पाए, तो इन सब चीज़ों से वो क्या करता है आपको जो है मदद करता है कि इससे आप बचें। द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट बेनिफिट इन योर फॉलोइंग 5 वे।
इन 5 तरीकों से जो है या 5 रास्तों से एक तरह से बोला जाए 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करना है जिससे आपको सेल्फ मैनेजमेंट में बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉफिट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है मेक यू मोर ऑर्गेनाइज, मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज। आप अधिक संगठित हो सकते हो while planning your schedule like allotting time slot for your studies, relaxation breaks and other essential activities। मतलब जब आप कोई प्लान बनाते हो या शेड्यूल बनाते हो तो इससे आप पहले फर्स्ट आप क्या करते हो, टाइम स्लॉट एलोकेट करते हो कि हम अपने स्टडीज़ के लिए या रिलैक्सेशन ब्रेक के लिए, ये सारी चीज़ों, तो ये आपकी एक्टिविटी जितने भी होंगे ये यू लर्न द विटल स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेटिंग ऑल योर रिसोर्स। तो इससे आपको क्या होगा, आप जो है बहुत महत्वपूर्ण, आप इससे एक तरह से देखा जाए तो आप में स्किल जो है आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना सीख जाएंगे और सारी चीज़ों को एलोकेट कर सकते हैं जो भी आपके रिसोर्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इंस्टिल्स डिसिप्लिन। मतलब एक तरह से यहाँ बोला जाए तो अनुशासन का पालन करना होता है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। तो व्हेन यू मेक अ शेड्यूल, नेक्स्ट, when you make a schedule and commit yourself to do it in the stipulated time, you reject other unimportant invitation from anyone else। तो इसमें क्या होता है कि when जब आप एक शेड्यूल कमिट करते हो अपनी तरफ से कि उस टाइम में मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है, तो उस समय अगर कोई भी अनइम्पॉर्टेंट अगर इन्विटेशन होता है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको हटा देना चाहिए क्योंकि आपने अगर उस चीज़ को फॉलो किया अगर इस चीज़ को, तो इट हैपन बिकॉज यू आर क्लियर एंड अंडरटेकिंग एंड अनशेड्यूल्ड एक्टिविटी would mean cancelling the scheduled plan and failing to achieve the target। तो अगर आप ऐसे एक्टिविटी करते हैं जो अनशेड्यूल एक्टिविटी को अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो इससे आप क्या करोगे कि आपका जो टारगेट है उसको आप अचीव कर लोगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन अटेंडिंग गोल्स। इफ़ यू मेक अ शेड्यूल फॉर एग्जाम, अगर आप एग्जाम के लिए शेड्यूल बनाते हो तो एंड फॉलो इट इन डिसिप्लिन वे, अगर उसको आप एक अच्छे तरीके से एक नियम से अनुशासन से पालन करते हो तो यू विल एबल टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एंड अटेन योर सेट योर गोल। तो आप क्या हो जाओगे, उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो पूरी तरह से एग्जाम के लिए और अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो। तो नेक्स्ट, इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये हमारा पॉइंट है। तो व्हेन यू सेट योर गोल्स एंड अचीव देम, जब आप किसी गोल को सेट करते हो या लक्ष्य को सेट करते हो और उसको आप क्या होते हो, प्राप्त कर लेते हो, तो दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू परस्यू मोर सिग्निफिकेंट एंड मोर चैलेंजिंग गोल्स। तो इससे आपको क्या होता है कि इससे इम्प्रूव जो आपका जो अचीव करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ता है और इससे एक हमको जो है और एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और भी चैलेंजिंग गोल्स क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टर्न्स गिव यू द करेज टू टेक द इनिशिएटिव वेयर एवर दे आर एन अपॉर्चुनिटी। तो ये हमको एक तरह से जो है थोड़ा सा करेज हमको मिलता है कि जो है हम क्या कर सकें, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से है हमको जो है थोड़ा सा हमको हिम्मत मिलती है कि हम कोई और भी जो है नई अपॉर्चुनिटी, अगर कोई लक्ष्य हमने बनाया है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दिस साइकिल ऑफ इनिशिएटिंग एंड अचीविंग गोल्स हेल्प यू राइज द हायर इन लाइफ। और अगर हम ऐसे इस चीज़ों को जो है इस साइकिल को अगर फॉलो करते रहें तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं, आप ऊंचा उठ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट पॉइंट है कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। मतलब जब हमको कोई दूसरा हमारी जो है क्या करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, उनसे हमको रिस्पेक्ट मिलने लगे। व्हेन पीपल अराउंड यू 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 योर फैमिली टीचर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स वॉच यू परफॉर्मिंग टू अचीव गुड रिजल्ट। मतलब अगर आप कुछ अच्छा वर्क करते हो या आप अच्छा कुछ अचीव आपके रिजल्ट्स आते हैं तो आपके फैमिली में
सभी लोग या टीचर या क्लासमेट या आपके दोस्त सभी आपको देखते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, विदाउट एनी पुश आर सुपरविजन दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, मतलब आपको बिना कुछ बोले ना आपको बिना देखे वो अपने आप ही क्या करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। योर पेरेंट्स एंड टीचर रियलाइज दैट दे डू नॉट नीड टू कंट्रोल और फोर्स यू। तो कभी उस समय जो होता है आपके पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, वो अंदर से ये रियलाइज करते हैं कि इसको हमको जो है कंट्रोल करने की या फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो योर पीयर्स गेट इंस्पायर्ड बाय यू, और आपके दोस्त जो हैं वो भी आपसे क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। इन essence, the self-management skill will help you to live a more organized, stress-free and fulfilling professional and personal life। मतलब जो एक तरह से देखा जाए तो सेल्फ मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्व प्रबंधन कौशल जो है आपको एक अधिक संगठित और तनाव मुक्त और एक पूर्ण पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में जीने का या जीवन जीने में मदद करता है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स था। सो नाउ मूव योर नेक्स्ट पेज, assessment time, complete your homework, complete your answer, question answers, clear? So thank you class.